नेक्स्ट जो है हमारा आयरन कार्बन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये होता है आयरन कार्बन सिस्टम। ये आप थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन बीएमई में आप शायद पढ़ चुके होंगे। यही चीज हमको इसको डिटेल में पढ़ना है कि जब हम क्या करते हैं आयरन और कार्बन को मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्टील बनता है। ठीक है, इस स्टील बनने की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें इसके साथ साथ वेनेडियम, क्रोमियम, निकेल, ये सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं अलग से। तो ये दोनों मिले तो क्या बना, ये बाइनरी सिस्टम बन गया, और जैसे हमने इसको ऐड किया तो ये क्या बन गया, टर्नरी सिस्टम बन गया। अब ये तो ठीक है, समझ में आएगा कि दो एलिमेंट बाइनरी होते हैं, तीन एलिमेंट मिलाने से टर्नरी सिस्टम जनरेट हो जाता है। लेकिन अब इसमें जब हम अलग अलग कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, कार्बन को मिलाते हैं, तो क्या होता है अलग अलग तरह से ये फेज शो करता है। जैसे हमने कूलिंग कर्व्स पढ़े थे, हमने क्या किया था, 20% एक एलिमेंट को ऐड किया, 80% दूसरे एलिमेंट को ऐड किया, फिर उसको क्या किया, उसको मेल्ट करके उसको कूल किया। जैसे आप कूलिंग करते हो या सॉलिडिफिकेशन करते हो तो क्या होता है, कूलिंग कर्व्स जनरेट हो जाते हैं। उस कूलिंग कर्व को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और सारे कूलिंग कर्व्स को मिला करके फेस डायग्राम बना लेते हैं कि किस जगह पे किस टेम्परेचर पे कितना फेस रहने वाला है या क्या फेस रहने वाला है। इसी तरह से आयरन कार्बन सिस्टम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कितने परसेंटेज कार्बन पे स्टील होता है, कितने परसेंटेज कार्बन पे कास्ट आयरन बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें स्टडी। इसके साथ साथ इसमें एक स्टडी और होती है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब ये क्या होते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जैसे अभी तक हमने पहले देखा था, बीच में अल्फा बनता है, बीटा बनता है, गामा बनता है, ठीक है, डेल्टा बनता है, ये जो इतने सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बनते हैं, इनके स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं आयरन कार्बन सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि ऑस्टेनाइट हो गया, ठीक है, परलाइट हो गया, बेनाइट हो गया, इस तरह के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं जो कि हमारे इस आयरन कार्बन सिस्टम में बन करके आएंगे जब हम इसको सॉलिडिफिकेशन करेंगे, लिक्विड स्टेज से सॉलिड स्टेज या रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, तो तब क्या बनेगा, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो आयरन कार्बन सिस्टम में इतनी सारी चीजें हमें देखनी है कि कितने परसेंटेज कार्बन पे क्या बनेगा, कितने परसेंट कार्बन पे स्टील रहेगा, कितने परसेंट कार्बन पे आपका ये रहने वाला है, कास्ट आयरन रहेगा, स्टील रहेगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास ऑस्टेनाइट, परलाइट, बेनाइट, इस तरह के कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स को भी बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। एलॉय ऑफ द आयरन कार्बन सिस्टम इंक्लूड्स स्टील एंड द कास्ट आयरन। जब आयरन कार्बन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, स्टील भी आ जाएगा और कास्ट आयरन भी आ जाता है। अगर हम आयरन में 2% तक कार्बन मिलाते हैं, अगर हम क्या करते हैं 2% तक कार्बन मिलाते हैं तो उसको कहते हैं हम स्टील। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कार्बन का परसेंटेज 2% से ऊपर कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कास्ट आयरन, उसको हम कहते हैं कास्ट आयरन। इसको हम आगे जब डिटेल में डायग्राम देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है। Alloy of the iron carbon system are the most vital importance to the modern industry due to their extensive versatile application। इसका मतलब कि हमारा आयरन कार्बन सिस्टम पढ़ने का मतलब क्या है या क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं या जितने भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उसमें हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। स्टील का भी यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं और कास्ट आयरन का भी यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, सारे एलॉय में स्टील और कास्ट आयरन दो चीजें ऐसी हैं जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे किसी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका स्टील का यूज किया जाता है और डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील होते हैं। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कितने ग्रेड के स्टील होते हैं और उनका कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्यों उनका यूज किया जाता है स्पेसिफिक जगह। ठीक है, तो अभी ये याद रखने की चीज है कि 2% तक अगर आपके पास कार्बन है तो वो क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा, और 2% से ज्यादा कार्बन अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है कास्ट आयरन। इसके बाद आ जाती है बात कि हम क्या प्रॉपर्टी इंप्रूव करना चाहते हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, निकल मिला करके वो चीज बात की है। The iron carbon system provides the most prominent example of the heat treatment। अब ये शब्द आता है हीट ट्रीटमेंट, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप बस ये समझिए कि एक प्रकार से प्रॉपर्टी इंप्रूव करने, जैसे हमने प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए ये वेनेडियम, क्रोमियम, निकल मिलाया, तो हम क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट से भी क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को या कुछ ग्रेन स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखिए, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एंड द प्रॉपर्टी ऑल्टरेशन। प्रॉपर्टी ऑल्टरेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑल्टरेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूटेक्टॉइड डिकम्पोजिशन। यूटेक्टॉइड डिकम्पोजिशन का मतलब वही है, जितने भी हमारे क्या होता है यूटेक्टॉइड पॉइंट पे क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल में डिकम्पोज होता है, लिक्विड सॉलिड में डिकम्पोज होता है, ये सॉलिड लिक्विड में डिकम्पोज होता है, ये सॉलिड
2 सॉलिड में डिकम्पोज हो जाता है, या फिर 2 सॉलिड 1 सॉलिड में डिकम्पोज होता है। ये इतनी सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। यही है हमारा यूटेक्टॉइड डिकम्पोजिशन, एक तरह के मेटल का दूसरे तरह के मेटल में, या सॉलिडिफिकेशन, एक तरह के सॉलिड का दूसरे तरह के सॉलिड में डिकम्पोजिशन होना। पॉलीमॉर्फिक का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन बनते हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना, ये जो बनते हैं ऑस्टेनाइट, पेरलाइट, बेनाइट, ये सारे अलग अलग तरह से बनते हैं। Because of its outstanding commercial importance, the iron carbon system has been studied in more detail than any other alloy. तो आयरन कार्बन सिस्टम को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है एज कम्पेयर टू दूसरे जितने भी अलॉय होते हैं उनसे सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका यूज हम करते हैं। यहाँ पे लिखा है आयरन और कार्बन जो मेन कंपोनेंट होते हैं स्टील के, ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, आयरन और कार्बन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं स्टील के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ, आयरन कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी आपने पढ़ा होगा, एक ही मेटल जो होता है, एक ही मेटल के बहुत सारे रूप होते हैं, उनको कहा जाता है एलोट्रॉपी। किसी एक सिंगल मेटल की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग इसके रूप होते हैं या फेसेस होते हैं, उनको कहते हैं एलोट्रॉपी या एलोट्रॉप। आयरन इज ए रिलेटिवली सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल गोल्ड का, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरह के जितने भी आप सिल्वर बात करो, सारे मेटल्स जो होते हैं प्योर फॉर्म में कैसे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, लगभग सारे मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सॉफ्ट मेटल को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस जगह पे हम उसका एलॉय बनाते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। अब देखिए, आयरन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1539 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब हम आयरन कार्बन का सिस्टम बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे या स्टील बनाएंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 1539 डिग्री सेल्सियस तक उसको 1539 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वहां से आप उसको कूलिंग करना चालू करोगे। अब उस कूलिंग के दौरान हम ये भी देखते हैं कि हमने कितना % कार्बन मिलाया है। अब आयरन में प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये डिपेंड करेगा कि क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है। उसी के साथ साथ एक फैक्टर तो ये होगा कि कितना % कार्बन मिलाया हमने, उससे स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा आपका किस रेट ऑफ कूलिंग, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि रेट ऑफ कूलिंग क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर हम रैपिड कूलिंग करते हैं या स्लो कूलिंग करते हैं या रूम टेम्परेचर पे कूलिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इससे क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या क्या आते हैं, सारे इस डायग्राम में हमको देखने को मिलेंगे। Iron is an allotropic metal, which means that it exists one type of lattice structure, example BCC, FCC, depending in more than upon the temperature। इसका मतलब ये है कि हम जब इसको कूलिंग करेंगे 1539 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे कूल करते हैं, तब क्या होता है, आयरन जो होता है रहता आयरन ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, BCC हो जाता है, फिर FCC हो जाता है, फिर BCC हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं। BCC FCC क्या होता है, ये हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, BCC FCC क्या होते हैं। इन इट्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर आयरन इज BCC, जब आयरन जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो BCC स्टेट पे होता है, ठीक है। वेयर एज एट 900 डिग्री सेल्सियस इट चेंजेस टू FCC, ठीक है। जैसे 900 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो वो कितना हो जाता है, वो FCC बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये कैसा रहेगा, रूम टेम्परेचर पे BCC रहेगा, फिर अगर आप उसको 900 डिग्री सेल्सियस पर कर दोगे तो ये FCC बन जाएगा, फिर आपके बाद 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये फिर से BCC बन जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है जब हीटिंग करेंगे, या आप यहाँ से आप हीटिंग कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप इस तरफ से इस तरह मूव करते हो तो आप कूलिंग कर रहे हो। यहाँ से अगर हम यहाँ मूव करते हैं तो ये कूलिंग हो रही है। तो इस तरह से हमको हीटिंग और कूलिंग के दौरान ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी। One other change that occurs about 770 डिग्री सेल्सियस, एक टेम्परेचर आता है जहां पे 770 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हमारा एलॉय पहुंचता है, उस जगह पे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक। इसका मतलब ये है कि हमारा, आपको पता है कि जो आयरन होता है जो कैसा रहता है, या एलॉय किस तरह का होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, क्या मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक 770 डिग्री सेल्सियस को, इस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, जो एलॉय रहता है वो सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है और वो नॉन मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता उस जगह पे या उस रेंज पे। एट विच
द रूम टेम्परेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आयरन डिसअपियर्स एंड बिकम नॉन मैग्नेटिक, यहाँ पे वो नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। इन द आयरन the iron remains non-magnetic until the temperature drop back below the Curie point, जब तक Curie point के नीचे नहीं आता तब तक वो कैसा रहता है, नॉन मैग्नेटिक ही रहता है। Curie point मतलब 770 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो कैसा हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है।